वर्ग, भाषाई वर्ग का मतलब है भाषा, मुख्य रूप से कितनी भाषाएं भारत में है, तो भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है। भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है। बेटा भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, क्षेत्रफल बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है, इसलिए यहां अनेक भाषाई लोग रहते हैं, अनेक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। गिरियर्सन के अनुसार एक यूनानी भाषाविद हुए हैं गिरियर्सन के अनुसार वर्तमान समय भारत में 197 भाषाएं व 544 बोलियां हैं। 544 बोलियां हैं। गिरियर्सन का क्या मानना है? भारत एक विशाल देश है, यहां भाषाई विविधता है, अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। गिरियर्सन ऐसा मानते हैं कि भारत में वर्तमान में 197 भाषाएं और 544 बोलियां हैं। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है? भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा, बेटा भाषा क्या होती है? भाषा से पहले बोली जानो आप, उसके बाद में आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। बोली क्या है? मन में आए भावों को प्रकट करना बोली कहलाता है। मन में आए भावों को प्रकट करना बोली कहलाता है। बोली, भाई बोली यही तो है। कई बार आप नहीं कह देते हो कि तेरे को बोली नहीं आती क्या? कोई इशारा किया कि मैं पानी पीना चाह रहा हूं, आप ये नहीं कह सकते कि बोली नहीं आ रही तेरे को। उसका मन किया कि वो पानी पी रहा है, उसने बोल के बताया मैं पानी पीना चाह रहा हूं, तो मन में आए भाव प्रकट किए ना। मन में आए भावों को प्रकट करना बोली कहलाता है। और आज भारत में 544 बोलियां हैं, जबकि भाषा क्या है? बोली को लिपिबद्ध करना भाषा कहलाता है। बोली को लिपिबद्ध मतलब लिखना, लिपिबद्ध का मतलब है लिखना, लिपिबद्ध करना भाषा कहलाता है। तो बोली और भाषा में क्या अंतर है? मन में आए भावों को प्रकट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। और भाषा, बोली को लिपिबद्ध करना भाषा कहलाता है। तो गिरियर्सन के अनुसार आज भारत में 197 भाषाएं व 544 बोलियां हैं। लेकिन ये गिरियर्सन का मानना है। अधिकांश भाषाविदों का मानना है कि सन 1961 तक, या ये कह सकते हैं सन 1961 में भारत में 1018 भाषा और बोलियां थी। भाषा व बोलियां थी। हालांकि इनका अलग अलग वर्णन उन्होंने नहीं किया है, लेकिन ऐसा बताया है कि सन 1961 तक भारत में 1018 भाषाएं एवं बोलियां थी। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। याद रखना, आपने साक्षरता की परिभाषा में भी पढ़ा है कि भारत का वह नागरिक जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक हो, वो एक भाषा पढ़ लिख समझ सके और दूसरे को समझा सके, वो साक्षर है। वो इन्हीं 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को पढ़ लिख समझने की बात है। 197 भाषाओं की बात नहीं हो रही है। भारतीय संविधान में वर्णित किसी एक भाषा को पढ़ सके, समझ सके, लिख सके और दूसरे को समझा सके। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं अनुसूचित है? 22 भाषाएं अनुसूचित है। उत्पत्ति के आधार पर भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण, बेटा उत्पत्ति क्या होती है? उत्पत्ति का अर्थ होता है प्रारंभ। अगर सजीव प्रारंभ होते हैं तो हम ये कह देते हैं इसका जन्म हुआ है, जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ है, न कि उत्पत्ति। और ये पेन आप देख रहे हैं, इसका जन्म होगा, उत्पत्ति होगी, इसकी उत्पत्ति होगी क्योंकि ये निर्जीव है। उसी प्रकार भाषा की उत्पत्ति होगी या जन्म होगा, उत्पत्ति। शाब्दिक अर्थ प्रारंभ। तो उत्पत्ति के आधार पर भारतीय भाषाएं हैं, उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है इंडो यूरोपियन भाषा।
इंडो यूरोपियन भाषा। मुख्य रूप से भारत में उत्पत्ति के आधार पर भाषाओं को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले है इंडो यूरोपियन। मुख्य रूप से आज ये जो भाषा परिवार है बेटा, ये भाषा परिवार है क्योंकि इसमें अनेक भाषाएं शामिल हैं, अनेक भाषाएं शामिल हैं। जो इंडो यूरोपियन भाषा से अनेक भाषाएं निकली जो मिलकर के भाषा परिवार कहलाता है। ये जो भाषा परिवार है इंडो यूरोपियन भाषा परिवार, भारत में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं या भारत में प्रयुक्त होने वाली जो भाषाएं हैं उनका 73% भाग इसी परिवार का है। 73% भाग इसी परिवार का है। हम ये कह सकते हैं कि भारत की लगभग 75% या 73% जनसंख्या, 73% जनसंख्या ऐसी है जो इंडो यूरोपियन भाषा का प्रयोग करती है। इसमें सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। हिंदी सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली भाषा है। भारत में सर्वाधिक काम में ली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। संपूर्ण देश का 40.42% भाग है इसमें। हम ये कह सकते हैं पूरे भारत की जनसंख्या का 40.42% लोग ऐसे हैं जो हिंद भाषी हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये हिंदी भाषा है, ये हिंदी, ये इंडो यूरोपियन भाषा का ही एक भाग है। इसके अलावा कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, मराठी इस परिवार के अन्य सदस्य हैं। मतलब कि भारत में कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और मराठी तथा हिंदी, इन सब भाषाओं का एक परिवार है। और भारतीय भाषाओं का कुल 73% भाग इसी से आता है। सर्वाधिक काम में ली जाने वाली भाषा है हिंदी। 40.42% लोग ऐसे हैं जो हिंदी का प्रयोग करते हैं। यह है इंडो यूरोपियन भाषा परिवार। दूसरा है द्राविडियन भाषा परिवार। कुल 4 भाषा परिवार है। दूसरा है द्राविडियन भाषा परिवार। यह भारत में उत्पत्ति के आधार पर दूसरी भाषा है द्राविडियन। भारत में कुल प्रयुक्त होने वाली भाषा का 20% भाग यहीं से आता है। पहला 73% है, दूसरा 20%। भारत में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में 20% वो भाषाएं हैं जिनकी उत्पत्ति द्राविडियन से हुई है। मुख्य रूप से सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा, 7.9% लोग ऐसे हैं भारत में जो तेलुगु भाषा का प्रयोग करते हैं। द्राविडियन भाषा परिवार की सबसे बड़ी भाषा है तेलुगु बोले जाने के आधार पर। इसके अलावा तमिल, कन्नड़, मलयालम, मलयालम इस परिवार के अन्य सदस्य हैं। परिवार के सदस्यों का मतलब क्या है कि भारत में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम ये सब भाषाएं मिलकर के द्राविडियन भाषा परिवार कहलाते हैं। और इन सब को लगभग 20% लोग भारत में बोलते हैं। इसके बाद में तीसरा भाषा परिवार है इंडो तिब्बती भाषा परिवार। इंडो तिब्बती भाषा परिवार बेटा, बहुत ही छोटा परिवार है और भारत में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं 73% इंडो यूरोपियन और 20% द्राविडियन भाषा परिवार। लगभग 93% भाषाएं इन्हीं 2 से उत्पन्न हुई है। बाकी 7% की उत्पत्ति अन्य 2 से हुई है। उनमें से एक है इंडो तिब्बती भाषा परिवार। हम ये कह सकते हैं ये भारत का बहुत छोटा भाषा परिवार है। बहुत छोटा भाषा परिवार है। ये भारत का बहुत ही छोटा भाषा परिवार है। इसमें मुख्य रूप से लद्दाखी,
लद्दाखी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आसपास क्षेत्रों में बोली जाने वाली एक भाषा है छोटी सी, जिसे लद्दाखी कहा जाता है। लेप्चा, लेप्चा, लद्दाखी, लेप्चा, नागा और डपला, नागा, डपला, ये वो हैं लद्दाखी, लेप्चा, नागा, डपला। ये इंडो तिब्बतियन भाषा परिवार के सदस्य हैं। भारत में लगभग 4% लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, केवल 4% लोग, 4% लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। और चौथा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक एक और छोटा सा भाषा परिवार है भारत का, बहुत ही छोटा सा भाषा परिवार है। संपूर्ण भारतीय भाषाओं का केवल 3% प्रयोग होता है, मुख्य रूप से संथाली, संथाली, मंदारी, संथाली, मंदारी और निकोबारी इसके प्रमुख सदस्य हैं। निकोबारी इसके प्रमुख सदस्य हैं। संथाली, मंदारी, निकोबारी, ये 3 जो भाषाएं हैं ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से निकले। देखो आपने क्या पढ़ा है, भाषा परिवार है। उससे पहले आपने पढ़ा था आज का पहला पॉइंट, संपूर्ण चैप्टर का 5वां पॉइंट, भाषा ई वर्ग। भारत एक भाषा विविधता वाला देश है, यहाँ अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। मुख्य रूप से ग्रियर्सन ने भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए लिखा है कि भारत में वर्तमान में 197 भाषाएं और 544 बोलियां हैं। बोली मन में आए भावों को प्रकट करना बोली कहलाता है, और बोली को लिपिबद्ध करना मतलब लिखना भाषा कहलाता है। 1961 तक भारत में 1018 भाषा व बोलियां थी। कुछ विचारकों का मानना है भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को जगह दी है। हम ये कह सकते हैं कि भारत में कुल 22 भाषाएं संविधान में वर्णित हैं। उत्पत्ति के आधार पर भारतीय भाषाओं को 4 भागों में बांटा है। उत्पत्ति के आधार पर भारतीय भाषाओं को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला है इंडो यूरोपियन भाषा परिवार, मुख्य रूप से भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। देश में 73% जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो इन्हीं भाषाओं से आते हैं। सबसे बड़ा है हिंदी, सबसे बड़ा है हिंदी, जो इंडो यूरोपियन भाषा का ही एक भाग है हिंदी। भारत में 40.42% लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, मराठी इसी के भाग। दूसरी आई थी द्राविडियन भाषा परिवार। संपूर्ण भारतीय जनसंख्या का 20% भाग ऐसा है जो इन भाषाओं का प्रयोग करता है। द्राविडियन भाषा परिवार के सदस्यों का प्रयोग करता है। सबसे बड़ी भाषा द्राविडियन भाषा परिवार में तेलुगु है। संपूर्ण भारत की 7.9% जनसंख्या ऐसी है जो तेलुगु भाषा का प्रयोग करती है। इसके अलावा तमिल, कन्नड़, मलयालम वो भाषाएं हैं जिनका प्रयोग द्राविडियन भाषा परिवार में होता है। तीसरा है इंडो तिब्बती भाषा परिवार। यह भारत का एक बहुत ही छोटा सा भाषा परिवार है। संपूर्ण भारत का केवल 4% लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से लद्दाखी, लेप्चा, नागा, डपला ये इसके भाग। और इससे भी छोटा है एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, मुख्य रूप से संताली, मंदारी और निकोबारी। 3% लोग इन भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो ये तो था भाषाई शब्द। उसके बाद में चैप्टर का 6ठा और आज का दूसरा अपना पॉइंट आएगा धार्मिक संरचना। धार्मिक संरचना ये क्या होती है? धार्मिक संरचना, धार्मिक संरचना में हम किसी भी देश में धर्म का अध्ययन करते हैं, धर्म का। और धर्म क्या होता है? धर्म धर्म संस्कृत के धर धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धर्म संस्कृत का एक धातु है, संस्कृत के धर धातु से बना है, धर धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। धारण करना। धर्म संस्कृत के धर धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धारण करना। हर एक
धर्म के अपने नियम होते हैं और हम जिस धर्म के नियमों का अनुसरण करते हैं उसी धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हर एक धर्म के अपने कुछ कानून कायदे होते हैं, हम जिन कानून कायदों को मानते हैं हम उसी धर्म के हो जाते हैं। इसीलिए तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? धारण करना। इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? धारण करना। आज भारत, 4 धर्मों की उत्पत्ति भारत में हुई है। हम ये कह सकते हैं कि भारत 4 धर्मों की उत्पत्ति का स्थल माना गया है। ऐसा माना जाता है हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, विश्व के 4 धर्म हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। बेटा 4 धर्म हो गए, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। इन चारों धर्मों की उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। उत्पत्ति भारत में। हम ये कह सकते हैं कि भारत में 4 धर्मों की उत्पत्ति हुई है। विश्व को 4 धर्म भारत ने दिए हैं। सबसे पहला हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। ये जो विश्व का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा, थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे सबसे बड़ा क्यों है, हिंदू, इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। इसके अलावा बौद्ध, जैन, सिख, 4 धर्म है ये कुल जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई। आज भारत में अनेक धर्मावलंबी लोग रहते हैं। आज भारत में अनेक धर्मावलंबी लोग रहते हैं। देखो आज भारत में अनेक धर्मावलंबी रहते हैं। भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है हिंदू, पहले नंबर पर हिंदू। भारत में सबसे बड़ा धर्म समूह कौन सा है? हिंदू। संपूर्ण भारत का 89% से भी ज्यादा, 89.56% भाग ऐसा है या जनसंख्या ऐसी है जो हिंदू धर्मावलंबी है। भारत में कुल 79.56%, 79.56% लोग ऐसे हैं जो हिंदू हैं। दूसरा बड़ा समुदाय है, धार्मिक समुदाय जिसको कहते हो आप, मुस्लिम। दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? मुस्लिम। भारत में 14.31% लोग, 14.31% लोग ऐसे हैं जो मोहम्मदन से हैं, मुस्लिम हैं। तीसरा बड़ा समुदाय है ईसाई। भारत का तीसरा बड़ा समुदाय है ईसाई। तीसरा बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? ईसाई। मुख्य रूप से भारत का 2.36% भाग ऐसा है जहां ईसाई रहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि भारत में ईसाइयों की जनसंख्या 2.36% है। धर्म के आधार पर अगर हम जनसंख्या का वर्गीकरण करें तो। उसके बाद में सिख, चौथे नंबर पर आता है सिख। सिख संपूर्ण भारत में कुल 1.74% लोग ऐसे हैं जो सिख हैं। उसके बाद में बौद्ध, 5वां नंबर है बौद्ध का। बौद्ध संपूर्ण भारत में 0.77% जनसंख्या ऐसी है, 0.77% जनसंख्या ऐसी है जो बौद्ध धर्मावलंबी है। और छठा है जैन। जैन 0.41% लोग जैन हैं। और अन्य धर्म, इसको छोड़कर के अन्य जितने भी धर्म रह गए, अन्य धर्मावलंबी धर्म है 0.85%। सभी धर्म आ गए इसमें 0.85%। अब देखो बेटा, भारत में निम्न धर्मावलंबी लोग रहते हैं। मुख्य रूप से 6 धर्मों के लोग रहते हैं। हालांकि धर्म अनेक है भारत में, फिर भी 6 धर्म मुख्य हैं। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? हिंदू। भारतीय जनसंख्या का 79.56% भाग ऐसा है जहां हिंदू लोग रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनसंख्या का लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो हिंदू हैं, 14.3% मुस्लिम है, 2.36% ईसाई है, 1.74% लोग सिख हैं,
0.77 बौद्ध हैं, 0.41 जैन हैं और अन्य धर्मों को मानने वाले लोग 0.85 हैं। अब परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, इसे वर्तारेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। वर्तारेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक वर्त बनाना है। वर्तारेख के लिए सबसे पहले देखो, ये आप मैथ नहीं पढ़ रहे हो कि एकदम गोली हो, वर्तारेख का मतलब पता चलना चाहिए कि ये वर्त है बस। उसके बाद में देखो, सबसे पहला धर्म कौन सा है, सबसे पहला धर्म है हिंदू। कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो हिंद भाषी हैं, 79%। ये देखो, लगभग 79% लोग ऐसे हैं जो हिंदू हैं। अगर आप इसे वर्तारेख द्वारा प्रदर्शित करोगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है जो संकेत मैं बना रहा हूं वही आप बनाओ, आप इसमें प्लस का चिन्ह भी ले सकते हो, माइनस का चिन्ह भी ले सकते हो, मर्जी आपकी, पर जरूरी नहीं है कि आप संकेत एक जैसे ही ले। जितने भी कॉलम आप बना रहे हो वो अलग अलग दिखने चाहिए बस। ये वर्तारेख द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है धर्मों, भारत के विभिन्न धर्मों को। सबसे बड़ा धार्मिक समूह है भारत का, सबसे बड़ा धार्मिक समूह है हिंदू। संपूर्ण भारत की जनसंख्या का, संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 79.56% लोग ऐसे हैं जो हिंदू हैं। अगर आप चाहो तो इसको इसके अंदर भी लिख सकते हो। उसके बाद में देखो, उसके बाद में दूसरा प्रमुख धार्मिक समूह है मुस्लिम, लगभग 14% जनसंख्या। भारत की लगभग 14% जनसंख्या ऐसी है, 14% जनसंख्या जो मुस्लिम है। ये जो प्लस का निशान लगाया जा रहा है, ये भारत में 14.31% मुस्लिम। उसके बाद में तीसरा धार्मिक समुदाय है ईसाई। ये बहुत छोटे छोटे कॉलम बनेंगे क्योंकि 2% का कॉलम बहुत छोटा होता है, 2%। बाकी इससे आगे वाले इससे भी छोटे बनते जाएंगे, इससे भी छोटे बनेंगे। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है, तीसरा। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। मुख्य रूप से ईसाई 2.36%, 2.36% ईसाई। उसके बाद में इससे भी छोटे कॉलम बनेंगे, इसके बाद में इससे भी छोटे कॉलम बनेंगे। देखो, सिख 1. सिख 1.74% सिख। उसके बाद में देखो, सिख के बाद में बौद्ध 0.77, 0.77 बौद्ध। अब जैन वाला इससे भी छोटा बनेगा, जैन 0.41%। और ये रह गया अन्य 0.85%। बस आप एक चीज ध्यान में रखना इसमें कि परसेंट के हिसाब से छोटा परसेंट वाला कॉलम बड़ा नहीं बन जाएगा, नाप के नहीं बनाना है। आपने जैसे ये बना दिया 80% का, फिर आप 82 का छोटा सा बना रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। यह है वर्तारेख द्वारा प्रदर्शित भारत के प्रमुख धर्म, भारत के प्रमुख धर्म, भारत के प्रमुख धर्म। तो बेटा जी, ये भारत में भाषाई संगठन है, भाषाई परिवार है। एक बार दोबारा समझेंगे आप। अब तक आपने क्या पढ़ा है इसमें, आज अब तक आपने क्या पढ़ा? देखो बेटा, सबसे पहले आज हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण या भाषाई संगठन, जो 2 बार बताया जा चुका है आपको। भाषाई संगठन, भाषाई वर्ग। भारत भाषाई विविधता वाला देश है। मुख्य रूप से गिरियर्सन के अनुसार भारत में 197 भाषाएं, 544 बोलियां हैं और भारतीय संविधान में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं।
मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर भारतीय भाषाओं को 4 भागों में बांटा है। इंडो यूरोपियन भाषा, द्राविडियन भाषा, इंडो तिब्बती भाषा और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा। उसके बाद में मुख्य रूप से धार्मिक संरचना पढ़ रहे थे कि धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के धर धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। वर्तमान में भारत में 4 ऐसे धर्म हैं जिनकी उत्पत्ति भारत में मानी जाती है, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। मुख्य रूप से भारत में सर्वाधिक हिंदू 79.56%, मुस्लिम 14.31% और ईसाई 2.36%, सिख 1.47% और बौद्ध 0.77%, जैन 0.41% और अन्य धर्म 0.85%। इसका वर्तारेख आप ये देख रहे हैं। इसके बाद में इस पाठ का अगला टॉपिक आता है परजातीय संगठन। इसके बाद में अगला आता है परजातीय संगठन। क्या होता है परजातीय संगठन? देश में कितने परजातीय संगठन पाए जाते हैं, ये तो अगले वीडियो में पता चलेगा। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।